अरे भैया सुनो भाई जरा। हाँ ठीक है, एकदम कनपुरिया टोन में 3000 शब्दों का माल तैयार है। बैठो आराम से और सुनो। दास राष्ट्रों के बेटों की त्रासदी, एक कनपुरिया तुलना। अरे भैया सुनो भाई जरा। ये दास राष्ट्रों के बेटों और बेटियों की त्रासदी ऐसी है जैसे कोई पुरानी दुखभरी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए इतिहास का बोझ इनकी रगों में दौड़ता है। औपनिवेशिक शोषण की भट्टी में तपे हुए ये देश जैसे कि जन्मजात कमियों का गठरी लेकर पैदा हुए हैं। इनके वंशज ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में हांफते फिरते हैं जो उन लोगों को मालामाल करती हैं जिन्होंने सदियों पहले रेस शुरू कर दी थी। पैदा तो हुए पर कभी ढंग से फल नहीं मिला, ये बात एकदम सटीक बैठती है। गुलामों के वंशज अक्सर ऐसी असमानताओं के जाल में फंसे रहते हैं जहां उनकी मेहनत और दिमाग की कोई कदर नहीं। दुनिया कहती है कि मेहनत का फल मिलता है, पर यहाँ तो सब उल्टा ही है। आज हम देखेंगे कि ये आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और उन देशों का हाल क्या है जिन्होंने गुलामी की वजह से देर से दौड़ना शुरू किया। और हाँ, चीन का अलग ही किस्सा है जिसने आज़ादी की कीमत पर विकास का रास्ता चुना। आज की दुनिया की अर्थव्यवस्था असमानता का बाजार। 2025 की दुनिया की अर्थव्यवस्था एकदम चमचमाती मशीन है जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल दुनिया और पैसे की भागदौड़ से चल रही है। दुनिया की जीडीपी $100 ट्रिलियन से भी ऊपर पहुंच गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। एप्पल, टेंसेंट और सऊदी अरामको जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो जैसे देश ही बन गई हैं और शेयर बाजार तो एकदम एल्गोरिथम के हिसाब से उछल कूद करता रहता है। गिग इकोनॉमी, रिमोट वर्क और डिजिटल पैसे ने कुछ लोगों के लिए मौके तो खोले हैं, पर असली मलाई तो वही लोग चाट रहे हैं जिनके पास अच्छी पढ़ाई, बढ़िया सुविधाएं और ढेर सारा पैसा है। असमानता तो जैसे इस अर्थव्यवस्था का काला धब्बा है। गिनी गुणांक जो आमदनी की असमानता मापता है वो लगभग 0.68 है, जो अमीर देशों और गरीब देशों के बीच की खाई को दिखाता है। दुनिया की 1% जनता के पास 50% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग एकदम गरीबी में जी रहे हैं। ऑटोमेशन की वजह से कम पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, खासकर उन जगहों पर जहां कारखाने या खेती ही सब कुछ है। और तो और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर भी इन्हीं गरीब देशों पर पड़ रहा है जिन्होंने प्रदूषण में ज्यादा योगदान भी नहीं दिया। यह अर्थव्यवस्था तो उन्हीं को इनाम देती है जिनके पास पहले से सब कुछ है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी या जापान। इनकी कंपनियां पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा जमाए बैठी हैं, इनके कॉलेज एकदम टॉप के रिसर्च करते हैं और इनकी करेंसी तो जैसे पूरी दुनिया का आधार है। पर दास राष्ट्रों के बेटों के लिए तो जैसे रेस शुरू ही बहुत पीछे से हुई थी और उनकी क्षमता को गुलामी के इतिहास ने एकदम कुचल दिया था। देर से शुरुआत, दास राष्ट्रों का ऐतिहासिक बोझ। दास राष्ट्र जैसे कि अफ्रीका, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से इतिहास में सिर्फ दर्शक नहीं थे, बल्कि वे तो शोषित नींव थे। 16वीं से 19वीं सदी तक यूरोपीय देशों ने इंसानों और संसाधनों को लूटा, करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया ताकि उनके खेत, खदानें और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएं चल सकें। अकेले ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार में 12 मिलियन से ज्यादा अफ्रीकियों को उनके घर से दूर कर दिया गया। उनके समुदायों के सबसे मजबूत और होशियार लोगों को छीन लिया गया। उपनिवेशों को तो जैसे लूट खसोट के लिए ही बनाया गया था और उनके संस्थान तो सिर्फ विदेशी हितों को पूरा करने के लिए बने थे। जब आज़ादी मिली तो वो भी जैसे अधूरी जीत थी। इन देशों को टूटे हुए समाज, खाली खजाने और एक ही तरह की खेती या कच्चे माल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं मिली। सुविधाएं तो जैसे थीं ही नहीं, पढ़ाई लिखाई भी सिर्फ अमीरों के लिए थी और राजनीतिक स्थिरता तो जैसे सपने जैसी बात थी, क्योंकि औपनिवेशिक सीमाओं ने जातीय वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया था और झगड़ों के बीज बो दिए थे। जैसे कि कॉन्गो को 1960 में आज़ादी मिली, तब 13 मिलियन लोगों में सिर्फ 20 लोग ही ग्रेजुएट थे। हैती, जो पहला अश्वेत गणराज्य था, उसे तो फ्रांस ने आज के हिसाब से $21 बिलियन का कर्ज देकर एकदम पंगु बना दिया ताकि वो गुलाम मालिकों को मुआवजा दे सके। ये देर से शुरुआत तो जैसे इनकी रगों में बस गई है। 2025 में सब सहारा अफ्रीका की प्रति व्यक्ति जीडीपी औसतन $2000 है, जबकि पश्चिमी यूरोप में ये $50,000 है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछे हैं। ओईसीडी देशों में 40% लोगों के पास कॉलेज की डिग्री है, जबकि अफ्रीका में सिर्फ 10%। बिजली की कमी और इंटरनेट की धीमी स्पीड की वजह से ये डिजिटल दुनिया में पिछड़ रहे हैं। विदेशी कर्ज जो अक्सर जरूरी सेवाओं के लिए लिया गया था, कई अफ्रीकी देशों की निर्यात आय का 20% तक खा जाता है, जैसे कि ये गुलामी का कर्ज आज भी चुका रहे हों। इनके वंशजों पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। नाइजीरिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिलिकॉन वैली के इंजीनियर का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, जबकि दोनों का हुनर एक जैसा है। पैसा तो जैसे बाहर ही निकल जाता है। अफ्रीका सालाना $88 बिलियन अवैध रूप से खो देता है, जो विदेशी मदद से कहीं ज्यादा है। कमजोर संस्थानों और भ्रष्टाचार की वजह से समाज में तरक्की करना मुश्किल है, जो गुलामी के समय के शासन का नतीजा है। ये सिर्फ आर्थिक त्रासदी नहीं है, बल्कि एक अस्तित्व का संकट है, जैसे कि एक ऐसी दुनिया में पैदा होना जहां मामूली इनाम के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पश्चिमीकरण, दोधारी तलवार।
ज्यादातर दास राष्ट्रों ने पश्चिमीकरण को ही अपनी देर से शुरुआत का इलाज समझा और उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थान और पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाया। इस रास्ते से उन्हें लगा कि वो दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे, बाजार तक पहुंच जाएंगे और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएंगे। नाइजीरिया, ब्राजील और जमैका जैसे देशों ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया, विदेशी निवेश को बुलाया और अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई शुरू की। पर इसका नतीजा मिला जुला रहा, जैसे कि तरक्की और समझौते का एक अजीब मेल। एक तरफ पश्चिमीकरण से विकास में तेजी आई। ब्राजील की अर्थव्यवस्था, जो लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी है, उसे खेती और एरोस्पेस एक्सपोर्ट से फायदा हुआ, जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी और पैसे से बने थे। नाइजीरिया का टेक सिस्टम, जिसे याबाकॉन वैली कहते हैं, फ्लटर वेव जैसे यूनिकॉर्न बना रहा है, जो दुनिया भर के हुनर का फायदा उठा रहे हैं। जमैका का टूरिज्म और म्यूजिक इंडस्ट्री अपनी संस्कृति को पश्चिमी लोगों के लिए पैक करके फल फूल रही हैं। विदेशी निवेश भी बहुत आ रहा है। 2024 में अफ्रीका में $80 बिलियन, जो इन बाजारों में भरोसे का संकेत है। पर पश्चिमीकरण से निर्भरता और बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जरूरी क्षेत्रों पर कब्जा जमा लेती हैं और स्थानीय कंपनियां संघर्ष करती रहती हैं। घाना में खनन कंपनियां सोना निकालती हैं, पर उसका फायदा देश को बहुत कम मिलता है। 70% पैसा तो देश से बाहर चला जाता है। संस्कृति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लागोस या साओ पाउलो के अमीर लोग पश्चिमी जीवन शैली की नकल करते हैं, जबकि उनकी अपनी भाषाएं गायब होती जा रही हैं। आयातित मॉडल के तहत राजनीतिक व्यवस्था भी लड़खड़ा रही है। कई पूर्व औपनिवेशिक देशों में लोकतंत्र कमजोर है, जो गुलामी के समय के फूट डालो और राज करो की रणनीति का नतीजा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कानून और भ्रष्टाचार के मामले में सब सहारा अफ्रीका सबसे नीचे है। इसका इंसानों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पश्चिमीकरण एक झूठा सपना दिखाता है कि मेहनत का फल मिलेगा, पर असलियत में तो ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं मिलता। जमैका का एक होटल कर्मचारी डॉलर में कमाने वाले टूरिस्टों की सेवा करता है और उसकी टिप उसकी महीने की तनख्वाह से ज्यादा होती है। ब्राजील का एक गरीब आदमी गगनचुंबी इमारतें देखता है, पर उनकी छाया भी नहीं खरीद सकता है। दास राष्ट्रों के बेटों को पश्चिमी सपने दिखाए जाते हैं, जैसे कि अकेले रहना और चीजें खरीदना, पर उनकी मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। चीन का अलग रास्ता, आज़ादी और रचनात्मकता के कुर्बानी। चीन गुलाम देश न होने के बावजूद भारत की तरह ही औपनिवेशिक जख्मों से भरा हुआ है। 19वीं सदी में उसे भी अपमान की सदी झेलनी पड़ी, जब पश्चिमी देशों ने उसके तटों पर कब्जा कर लिया। भारत की तरह विदेशी संस्कृति को अपनाने के बजाय चीन ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों को मार्क्सवाद के साथ मिलाकर बाद में राज्य पूंजीवाद अपनाया। यह अलग रास्ता भारत के रास्ते से एकदम अलग है। चीन का आर्थिक चमत्कार तो जैसे आंखों को चौंधिया देता है। उसकी $18 ट्रिलियन की जीडीपी अमेरिका के बराबर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाइट डांस जैसी बड़ी टेक कंपनियों की वजह से है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफ्रीका से एशिया तक फैला हुआ है और वो उन देशों को कर्ज देता है जहां भारत सहयोग करता है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तरक्की हुई है। 150 मिलियन ग्रेजुएट हैं, जबकि भारत में सिर्फ 30 मिलियन। शहरी विकास ने करोड़ों लोगों की गरीबी दूर कर दी है, पर इस सफलता की कीमत आज़ादी चुकानी पड़ी है। ग्रेट फायरवॉल विचारों को कैद करता है। रचनात्मकता सरकारी नियमों के आगे झुक जाती है। सोशल क्रेडिट सिस्टम लोगों के व्यवहार पर नजर रखता है, जबकि भारत में तो जैसे हर कोई अपनी मनमानी करता है। चीन का इनोवेशन माइनस ड्रोन 5G माइनस में वो बात नहीं है जो एक बॉलीवुड फिल्म या बेंगलुरु के हैकाथॉन में होती है। जहां भारत के युवा कविताएं लिखते हैं, वहीं चीन के युवा सिर्फ सरकारी नियमों में कोड लिखते हैं। भारत के बेटों के लिए चीन का मॉडल प्रेरणा और चेतावनी दोनों है। ये दिखाता है कि देर से शुरुआत को भी पार किया जा सकता है, पर आज़ादी की कुर्बानी देकर। कानपुर का एक कोडर चीन की सड़कों को देखकर ललचा सकता है, पर उसे भारत की आवाज़ ज्यादा प्यारी लगेगी। केरल का एक टीचर चीन की पढ़ाई की तारीफ कर सकता है, पर उसे वहां के बंधनों से डर लगेगा। तुलनात्मक नतीजे, संकट और संकल्प। भारत के बेटों को ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ रहा है जो गुलामी के समय की कमियों को और बढ़ा देती है। उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। तिरुपुर का एक दर्जी दिन में सिर्फ $3 कमाता है, जबकि ज़ारा करोड़ों कमाता है। उन्हें पैसा नहीं मिलता। भारत के स्टार्टअप्स को दुनिया के सिर्फ 5% वेंचर फंड मिलते हैं, जबकि यहाँ दुनिया की 17% आबादी रहती है। सामाजिक व्यवस्था भी उन्हें बांटती है। दलितों और आदिवासियों को भेदभाव सहना पड़ता है, जबकि संविधान में समानता की बात लिखी है। चीन की ताकत भारत के संघर्ष से एकदम अलग है। उसकी एकता विकास को बढ़ावा देती है, जबकि भारत की विविधता में ही उसकी ताकत है। जहां चीन की योजनाएं शहर बनाती हैं, वहीं भारत का जुगाड़ समाधान निकालता है, जैसे कि महामारी के दौरान खादी के मास्क। पर दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है। चीन की रचनात्मकता आज़ादी के लिए तरसती है, भारत की आज़ादी समानता के लिए तरसती है। भारत का संकल्प तो जैसे चमकता है। मुंबई के रोटी बैंक से लेकर राजस्थान की सोलर दीदियों तक, यहाँ के लोग निराशा में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। ये आत्मशक्ति जो गुलामी की राख से पैदा हुई है, चीन के स्टील या पश्चिम के सोने को भी टक्कर दे सकती है। निष्कर्ष, इनाम का नया रामराज्य। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था तो जैसे एक मायाजाल है जो सुख का वादा करती है, पर दास राष्ट्रों के बेटों को सिर्फ असमानता देती है।
भारत की देर से शुरुआत, जो गुलामी की देन है, आज भी गरीबी और असमानता में दिखती है। पश्चिमीकरण उन्हें औजार तो देता है, पर इंसाफ नहीं। चीन का रास्ता उन्हें ताकत तो देता है, पर आवाज छीन लेता है। पर भारत के बेटे तो कर्मयोगी हैं, जो पुरानी पीड़ा से नया भारत बना रहे हैं।